गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अगले दिन पढ़े, पाठ 2 हम लोग पढ़ रहे थे, वर्ण विचार और उच्चारण। दूसरा चैप्टर चल रहा है व्याकरण में। तो व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। तो इसके विषय में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो आपको हम यहाँ पे कुछ सभी पॉइंट को जो है बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से पढ़ करके एक्सरसाइज हम करवा देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि अनुस्वार में देख रहे हैं, अनुस्वार का मतलब होता है कि उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका अनुस्वार का उच्चारण नाक द्वारा किया जाता है और इसके शिरोरेखा के ऊपर चंद बिंदी लगा दिया जाता है। मतलब अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगा देने से वह जो है अनुस्वार हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अंत है, संतरा है, इत्यादि शब्द जो बनते हैं, इनको जो है अनुस्वार के अंतर्गत ये सब आते हैं। बिंदी लगा ऊपर की तरफ बिंदी जो लगाया जाता है उसको अनुस्वार बोलते हैं। अब इसके बाद अनुनासिक क्या होता है। इसके उच्चारण में समय हवा नाक तथा मुख दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि अनुनासिक में जो है इसके शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु मतलब जानते हैं, जो चाँद बिंदी लगाया जाता है, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं चाँद, नाद, आँख, इन सब चीज़ों में जो है चंद्र बिंदी लगा देते हैं। तो ये सब अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट को पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। जिसे कहते हैं ना, अतः, प्रायः, प्रातः। तो ह के तो कहने का मतलब शिरोरेखा जो होता है, जो लाइन होती है, हमारा कोई भी अक्षर होता है, उसके बगल में 2 बिंदी लगा देने से वह विसर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से आगत ध्वनि क्या होती है। आगत ध्वनि अंग्रेजी के हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है। जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली इत्यादि सभी शब्दों में किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के ऊपर एक डॉट की बिंदी लगाई जाती है, चंद्र बिंदु के समान एक डॉट कर खींच दिया जाता है ड के ऊपर, और उसमें बिंदी नहीं लगती है, केवल एक डॉट कर दिया जाता है। तो वही होता है हमारा आगत ध्वनि। इसी प्रकार से आप इधर पढ़ लेंगे, स्वरों की मात्रा है, उसका स्वर है, उसकी मात्रा कैसे होता है, उसका स्वतंत्र प्रयोग कैसे होता है, मात्रा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो ये सब पर अपना पढ़ लेंगे आप लोग। जैसे कि पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है, छोटा अ है तो इसका मात्रा इस तरह से है, तो इससे स्वतंत्र प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अधीर लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं। आ का एक मात्रा लगाने से आज, आज़ाद इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इधर भी जैसे यहाँ पे कॉलम में दिया गया है कि ऊ तथा बड़ा ऊ, री तथा र की मात्रा, ऊ बड़ा ऊ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब र के साथ होता है तो प्रायः भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, जो कि आप ये कॉलम वाला जो देख रहे हैं इसको आपको पढ़ लेना है। तो हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे पॉइंट को, व्यंजन क्या होता है। अभी तो हम लोग स्वर के विषय में पढ़ रहे थे। स्वर में जो है आपका अनुस्वार आया, अनुनासिक आया, विसर्ग आया, आगत ध्वनि क्या होती है। तो अब हम आप आगे पढ़ेंगे व्यंजन क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, पेज नंबर 13 पे देखें, यहाँ पे व्यंजन दिया गया है। ब्रैकेट वाला जो कॉलम वाला छपा है इसको आपको पढ़ना है। हम पॉइंट को आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि ब्रैकेट में देख रहे हैं, व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जब हम स्वर मिला के करते हैं जिसका उच्चारण, वही हमारा व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर रुककर मुख से बाहर निकलती है। अब आगे भी बताया जा रहा है कि इनका उच्चारण करते समय हवा जो है अवरुद्ध होकर यानी रुक करके जो है मुख से बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 33 संख्या। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या कुल 39 होते हैं। संयुक्त और विकसित को मिलाकर के इनकी संख्या 39 हो जाती है। उच्चारण के आधार पर हिंदी देवनागरी वर्णमाला में व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं।
व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। इस पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। हाँ, क से म तक वर्ण स्पर्श व्यंजन है। इनके उच्चारण करते समय जिह्वा द्वारा मुख से अलग अलग स्थानों से स्पर्श करती है। कहने का मतलब जब हम बोलते हैं जैसे क, हाँ, क से म तक बोलते हैं तो जिह्वा जो है अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसी कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग में हम अपने वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कहने का मतलब सबका वर्ग अलगा दिया गया है। इनका उच्चारण करते समय जो है स्पर्श होता है। जिह्वा, हमारी जो जीभ होती है, अलग अलग स्थानों को छू करके जब निकलती है, उसकी उच्चारण निकलता है, तो वही हमारा जो होता है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन बता रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। जैसे य, र, ल, व। तो कहने का मतलब जब य, र, ल, व की उच्चारण करेंगे, शब्दों के उच्चारण करेंगे, तो आपका जो है स्पर्श नहीं करेगा, और ये ओठ जो है ओठ से नहीं मिलेगा। आप मुख खोल करके इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो वही बता रहा है। अच्छा, अब ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से के कारण मुख से ऊष्मा गर्मी निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी जो है कितनी बताई गई है? इनकी भी संख्या 4 बताई गई है। जैसे स, ख, स, ह। जैसे इनका उच्चारण जब करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे यह रगड़ खा करके और काफ़ी गर्मी निकाल रहा है। स, ख, स, ह। तो इसको जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब तो अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं, तब वह संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब इनकी भी संख्या 4 मान बताई गई है। जैसे छ, तरंग, ज्ञ, छ, तरंग, स्र। तो इसमें आप समझेंगे संयुक्त व्यंजन कैसे मिला है। जैसे छत्रज्ञ, छत्रज्ञ और तथा स्र। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे छत्र का जो है आप उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे च और छ मिल करके जो है संयुक्त हुआ है, तब जाके छत्र बोला जाता है। इसी प्रकार से त्र में आप समझेंगे कि जैसे त्र का उच्चारण करते समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे त और र मिलकर 2 शब्द बना है, तो जो है त्र बना है। हाँ, तो ये सब जो है तो इसी को कहते हैं, जब जैसे 2 शब्दों को मिल करके उच्चारण बना हो तो हमें उसको जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे कि प्लस प्लस करके दिया गया है कि कच्छ कैसे बना है, क प्लस ख प्लस अ प्लस छ। तो इतना मिला देने के बाद जो है कच्छ बना है। रक्षा भी कर सकते हैं, ज्ञान भी है, यज्ञ भी है। और यहाँ पे त्रिभुज में जैसे बनाते समय त धन ये है ना, प्लस प्लस करके इसको पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बता रहा है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आधा क है, पूरा क, च, ट, मम, लल। तो कहने का मतलब ये सब द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है धक्का, बच्चा, मिट्टी, धम्म, दिल्ली इत्यादि। कहने का मतलब जहाँ पे डबल ल, डबल त और डबल ट, डबल च, डबल क का प्रयोग हो, तो वहाँ पे हम लोग उसको ही बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर में जैसे देख रहे हैं, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे मह,
हाँ, अधम ह, मन, नन्य, कय, सच, त्व, त्य, प्य, व, स्व। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग उदाहरण में लिखते हैं, जैसे कुम्हार है, तुम्हारा है, निम्न है, अन्य है, न्याय है, क्यारी है। तो कहने का मतलब आधा क, हाँ, कहीं पे आधा अक्षर है तो कहीं पे पूरा अक्षर दूसरा अक्षर है, तो इसको हम जो है संयुक्त अक्षर बोलते हैं कि ये संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे 14 पैराग्राफ में। देखिए क्या होता है 14 पैराग्राफ में है आपका वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आगे पृष्ठ संख्या 14 पे बता रहा है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग वर्ण तथा उच्चारण स्थान कहलाता है। इस उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 10 वर्गों में रखा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं 10 वर्ग बनाए गए हैं। कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोत, स्वरयंत्र, नासिक, कंठता, कंठतालव्य, कंठौस्थ। तो कहने का मतलब कुल मिला के 10 वर्ग बनाए गए हैं, जो कि इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं कंठस्थ। कंठस्थ मतलब होता है गले से, कंठ मतलब गला। गले से बोले जाने वाले अक्षर कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ लेंगे। जैसे अ है, आ है, अह है, क, ख, ग, घ, अंग, ये सब जो है कंठस्थ ताल होते हैं। अब तालव्य क्या होता है, कठोर तालु से, जैसे ई बड़ी ई, च, छ, ज, झ, स। मूर्धन्य क्या होता है, री, ट, त्र, ड, ढ, अड़, हाँ, ढ, र, स। तो ये सब मूर्धन्य होते हैं। दंत से, दांतों से कैसे बोले जाते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, जैसे त है, थ है, द है ना, ध है, न है, ल है, स है। तो ये दंत, कहने का मतलब ये दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं। जब जिह्वा जो है हमारी दांतों को छूती है तब ये सब शब्द निकल पाते हैं। ओठस्थ क्या होता है, जो दोनों होठों से बोला जाता है, जैसे ऊ को बोलेंगे तो आपका दोनों ओठ जो है छू लेगा। ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। तो इत्यादि जो है शब्द ओठ के द्वारा बोले जाते हैं, बिना ओठ के ये शब्द निकल नहीं सकते। तो इसलिए जो है इसको ओठस्थ बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे है दंत्योष्ठ, ऊपरी दांत और निचले होठ से, वह है फ है। स्वरयंत्र ह है, आ है। नासिक से क्या है, अंग, अंग, इया, जो नाकों के माध्यम से बोला जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 10 हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट हमारा बता रहा है स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है, उच्चारण के समय इसमें कंपन कांपना होता है। इसके आधार पर वर्णों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, संघोय वर्ण और दूसरा होता है आघोष वर्ण। अब संघोय वर्ण क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। संघोय, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका टकरा कर बाहर निकलती है, घर्षण पैदा होता है, उसे संघोय वर्ण कहते हैं। इसमें आपके स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर आपके 12, व्यंजन 22 आते हैं। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। आघोष वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे आघोष वर्ण कहते हैं। इसमें व्यंजन 13 माने गए हैं, जैसे क, ख, ग, घ है, कुछ मिला के छाँट छाँट के अच्छा दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका बता रहा है उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। उच्चारण के समय देखिए यहाँ पे गले में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। तो यहाँ पे उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा में आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण व्यंजन में बताया गया है कि अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्लस प्राण, अल्प धन प्राण, यानी अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे पे यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, छोटे छोटे ब्रैकेट में दिया गया है क, ख, क, ग, अंग, च, ज, इ। तो इसको आप पढ़ लेंगे। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण
कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कॉलम में देख रहे हैं, ख है, ग है, छ है, ज है, ठ है, ड है। तो इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? यहाँ पे शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी किसी भी शब्द को अलग अलग वर्ण के प्लस प्लस करके जोड़ देना, जो विच्छेद करते हैं वही जो है हमारा शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी तथा उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। यहाँ पे पॉइंट 2 दिया गया है, वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद के समय वही लिखें। दूसरा पॉइंट है, सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं और स्वरों के नीचे नहीं। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में आपको दिया गया है, जिसे पृष्ठ संख्या 15 पे दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद किया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे पेज नंबर 15 में। वही चीज़ पेज नंबर 16 में भी है, वही 17 में भी है। अब उसके बाद जो है आप इसको अपने से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करवा देंगे। ये चैप्टर आपका दूसरा समाप्त हो गया है। अब आगे से हम आपको जो है हिंदी फर्स्ट पहले पढ़ाएंगे। अब हिंदी फर्स्ट की बुक हमें जो है मिल गई है, अब हम वही पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।